नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल बाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम रीजनिंग के बाद इसमें तुरंत जीके के सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो आज हम इसमें पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, भारत का संविधान शुरू करने वाले हैं। ठीक है। अब ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी पेपर में। संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीके का एक ऐसा पार्ट है जिसमें से किसी भी पेपर में अगर आप बैठते हो तो आपको एक, दो या तीन, और एसआई की बात करें तो सीधे 15-16 क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। और हमारी जो वीडियो इसमें रहेगी वो 20 से 25 मिनट के हम बीच में रखने की उसको सोचेंगे। 20 से 25 मिनट का मोटिव खाली यही है कि 20 से 25 मिनट में क्या है, आप उसको कहीं भी इधर उधर जाते हुए देख लोगे। ठीक है। और इसको हम ज्यादा डिटेल में जाए, एम लक्ष्मीकांत वगैरह की बुक उठाएं तो उसमें बहुत डीप दिया हुआ है। डीप इसलिए दिया हुआ है कि उसमें हमको विस्तार से समझा रखा है, बिल्कुल एक एक लाइन लिख के समझा रखा है। हमको ऐसा नहीं करना, हमको केवल एग्जाम बेस से पढ़ना है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन हमारा आए। क्योंकि एग्जाम में किसी में भी आप बैठोगे तो जो क्वेश्चन आता है, वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अगर बात करें एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ, सीजीएल वगैरह, तो उसमें केवल वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। क्योंकि मैंने भी सीजीएल दिया है और इसलिए मुझे पता है कि उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ही बनता है। तो उसी के हिसाब से हम संविधान को पढ़ने वाले हैं। हाँ, पर ये पीसीएस तक इंपोर्टेंट रहेगा, आपका पीसीएस के पेपर तक इसमें कवर हो जाएगा बहुत कुछ। ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान है क्या, सबसे पहले बात करें तो संविधान है क्या, तो मैं आपको बता दूं, संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, हम हिंदी में बोले तो दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट है, जिससे जिससे या जिसके तहत किसी भी देश की शासनिक, क्या, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत किसी भी देश की शासनिक व्यवस्था कार्य करती है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे किसी भी देश की शासनिक एवं व्यवस्था को अगर हम कहते हैं तो सिस्टम काम करता है। यानी कि भारत में शासन करने के लिए क्या नियम है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, वो सब हमारे संविधान में गिवन है। ठीक है। और सिस्टम, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, भारत में शासन करने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, या फिर किस किस तरीके से हम उसको व्यवस्थित करें जो एक वो अच्छे देश के रूप में रहे। ठीक है। तो वही सब इसमें होने वाला है। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम इसमें लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे संवैधानिक इतिहास। इस संविधान का इतिहास क्या रहा, कहां से बनना प्रारंभ हुआ, क्या इसकी जरूरत पड़ी और क्यों इसको बनाया गया। ठीक। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का हो सकता है, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, जिसमें पहला आपका हो सकता है लिखित संविधान, और एक कौन सा हो सकता है, अलिखित संविधान। ठीक है। दो टाइप का संविधान हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसका? पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक। अब हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास की। संवैधानिक इतिहास यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसका संवैधानिक इतिहास क्या रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहां से बनना प्रारंभ हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई, वो सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत के संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो राष्ट्रीय आंदोलन से ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है। कब से प्रारंभ हो गई थी? राष्ट्रीय आंदोलन से ही। तो भारत के संविधान की क्या निर्माण की प्रक्रिया जो थी हमारी, वो राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू हो गई थी। कहां से शुरू हो गई थी? राष्ट्रीय आंदोलन से। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। परंतु जो संविधान के निर्माण की नींव रखी गई थी वो कब से रखी गई थी? तो संविधान के जो निर्माण की नींव थी वो 1773 के, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत क्या था, भारत में संविधान निर्माण की नींव रखी गई थी। अब भारत में दो का शासन इसमें शुरू में रहा है, जो संवैधानिक विकास था उसमें एक तो आपका कंपनी का शासन, कंपनी शासन, और दूसरा क्या था, सम्राट शासन, सम्राट का शासन, जिसे हम बोल देते हैं ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और ये कंपनी थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में रहा वो 1773 से, कब से, 1773 से 1858 तक रहा था। और जो सम्राट का शासन रहा था, यानी कि जब भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो 1858 से 1947 तक रहा। कब तक रहा, 1858 से 1947 तक रहा। ठीक है, अगर बात करें वो ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई, कब इसने शासन करना शुरू किया, कब इसको अधिकार मिले, किसने दिए, किस एक्ट के तहत दिए, वो सब इसमें कवर करेंगे। तो जब बात शुरू होती है वो 1600 ईस्वी से शुरू होती है। कब से भैया, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, भारत आई, क्या करने आई, व्यापार करने आई। किस उद्देश्य से आई थी, भारत में आई, किस उद्देश्य से, व्यापार करने, व्यापार करने। ठीक, बिजनेस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था भारत आने का, वो मेनली व्यापार करना ही था। आपको शुरू से ही पता होगा कि भारत सोने की चिड़िया रहा है। ठीक है, अब अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना सब लूट रहे हैं, हम भी लूटे। अंग्रेजों ने शुरू से लूट मचा के रखी थी। जब अंग्रेजों ने लूट मचा के रखी थी, तो जो बचा कुचा भारत में बचा, इन्होंने सोचा चलो अब अपनी कंपनी भेजते हैं और यहाँ व्यापार करेंगे और भारतीयों को लूटेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, 1600 ईस्वी में भारत आ गई। अब इनको क्या हुआ, इनको जो मान्यता मिली, किसकी मान्यता मिली, भारत में व्यापार करने की। भाई कोई भी अपनी मर्जी से तो भारत में आकर व्यापार करना शुरू नहीं कर देगा। अब कोई भी आपके गांव में होटल खोल लेगा ऐसे ही, और उस पर कोई ना जाए तो उसका फिर क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जो मान्यता मिली थी, जैसे हम किसी भी दुकान को खोलते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उसके लिए हमको लाइसेंस वगैरह देती है। तो इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मान्यता मिली थी, वो भैया महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, इंग्लैंड की महारानी, महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर अधिनियम, महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की मान्यता मिल गई थी। क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की मान्यता मिल गई थी। अब शुरुआत में इनको क्या था, केवल शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिस टाइम पे आई थी, तो ये केवल इनका एक सीमित वो था, सीमित रोल प्ले किया इन्होंने। और इनका सीमित रोल क्या था कि बस ये खाली व्यापारिक कार्य कर सकते थे। क्या, व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, यानी कि प्रशासन वगैरह से इनका कोई लेना देना नहीं था, बस खाली इनको व्यापार करना था, अपना पैसा कमाना था। ठीक है, इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध आ गया था आपका। मैंने आपको बताया कि हम मेन पोर्शन लेके चलेंगे, ना कि इसमें सारा पढ़ेंगे। इतने में आपसे वादा करता हूं कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दो प्रमुख युद्ध लड़े थे। कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका 1757 में और एक आपका 1764 में। ये दो युद्ध जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए भारत में। 1757 में जो युद्ध इनका द्वारा लड़ा गया था वो आपका था प्लासी का युद्ध। कौन सा था भैया, प्लासी का युद्ध। और जो 1764 में लड़ा गया वो आपका था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन यहां से ये पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निम्न में से कौन सा प्रमुख युद्ध लड़ा गया था। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होगा और आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो ये 2 युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लड़े गए थे। इसके बाद क्या हुआ, जब ये युद्ध लड़े गए तो इसके बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में लिख देते हैं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपकी, वो क्या हुई, वो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। ठीक, यानी कि क्षेत्रों में उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। ठीक है, अब जब ये दोनों युद्ध हो गए तो इन युद्ध के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपकी वो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। ठीक, अब ये जो थे ये दो युद्ध ही थे जो मेन इनके द्वारा लड़े गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1765 में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, 1765 में। अब 1765 में क्या हुआ, तो भैया 1765, एक एक पॉइंट लिखते रहना भाई, एक एक पॉइंट में है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और उड़ीसा में अपने क्या कर लिए, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। ठीक, जब इनका क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ये उभरने लगी तो 1765 में इन्होंने बंगाल में, कहा, बंगाल प्लस उड़ीसा में, कहा, बंगाल प्लस उड़ीसा में क्या करा, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार। ठीक, 1765 में बंगाल और उड़ीसा में इन्होंने क्या किया, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक, अब जब ये काम निमट गया तो 1765 के बाद ये दोनों युद्ध भी हो गए, इन्होंने बंगाल और उड़ीसा में क्या अपने दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटिश के उस टाइम पे महारानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र लिखा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पत्र लिखा। किसने लिखा, अब युद्ध हो गए भाई, कहीं भी अगर युद्ध हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद पैसे का अभाव हो जाएगा। पैसे युद्ध में लगाएगा जब वो, उसके लिए हथियार भी आएंगे, घोड़े भी आएंगे, सब चीज आएंगी। जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया तो इनके पैसे क्या हुए, पैसे इनके काफी सारे खर्च हो गए। तो इनके पास क्या हुआ, पैसे का अभाव हो गया, यानी कि पैसे की कमी आ गई। इसमें दिक्कत यह आई कि जब पैसे की कमी हो गई तो ये व्यापार कैसे करें, भाई व्यापार भी तो पैसे से होगा, और जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो व्यापार कहां से करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश महारानी को, किसे, ब्रिटिश महारानी को पत्र लिखा या चिट्ठी लिखी। ठीक है, अब पत्र में क्या लिखा इन्होंने कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया, हमको क्या चाहिए, कर्जा चाहिए। किससे चाहिए, महारानी को पत्र लिखा कि हमारे पास धन का अभाव हो गया है और हमको क्या चाहिए, कर्जा चाहिए। इन्होंने इस पत्र में इन्होंने कर्ज की मांग की। अब ठीक, अब लॉर्ड नाथ उस टाइम पे क्या थे, इंग्लैंड में थे। तो लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में, किसकी, लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में एक गुप्त समिति का गठन किया गया और उसमें कहा गया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ज तो दे देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेंगे, कर्ज तो दे देंगे, पर हमारी कुछ शर्तें रहेंगी। क्या रहेंगी, हमारी कुछ शर्तें रहेंगी। और इस गुप्त समिति जो ये बनाई गई थी कर्ज देने के लिए, इसने पहली शर्त ये रखी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे, यानी कि उसका जो संचालन होगा वो हम करेंगे। फिर ईस्ट इंडिया खुद ही अपने आप को रेगुलेट कर रही थी अभी तक, पर जब इन्होंने कर्ज की मांग की, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि हम तुमको कर्ज दे देंगे, पर हमारी एक शर्त है कि तुम्हारी कंपनी का संचालन हम करेंगे। क्या करेंगे, लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में जो गुप्त समिति गठित की गई, उसने फैसला लिया, शर्त रखी क्या, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन हम करेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था, धन का अभाव था। अब जब धन का अभाव था तो ये परेशान थी, करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इस शर्त को मान लिया और इस शर्त को मानने के बाद ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश संसद थी, उसने एक एक्ट पास किया जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये केवल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक लाने के लिए आपको इतना पढ़ाया गया है, ये भी मेन था। इसके बाद जो ये शर्त इन्होंने रख ली, तो इस शर्त को मानने के लिए कह सकते हैं, फिर ब्रिटिश संसद ने जो संचालन करने के लिए एक अधिनियम पास किया। क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए
करने हेतु ब्रिटिश संसद ने एक्ट पास किया था, जिसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी का संचालन करने हेतु किस एक्ट को पारित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्ज मांगा था, किससे? ब्रिटिश महारानी को पत्र लिखा था, तो उस पत्र में किस चीज की मांग की गई थी? तो कर्ज की मांग की गई थी, क्योंकि दोनों युद्ध के बाद कंपनी के पास क्या हो गया था? धन का अभाव हो गया था। आपसे पूछ लेगा कि जब वो पत्र लिखा गया तो उस टाइम पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे ब्रिटेन में? तो आपके लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में क्या हुआ था? समिति गठित की गई थी, जिसके द्वारा ये शर्त रखी गई कि कंपनी को हम पैसा तब देंगे जब वो अपना संचालन हमसे कराए, और उसे कराने के लिए जो ब्रिटिश संसद ने एक्ट पास किया था उसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इन्होंने इसमें एक चीज और कही थी कि हम क्या करेंगे? प्रति 20 वर्ष बाद इसमें अमेंडमेंट करते रहेंगे। अमेंडमेंट बोल रहे संचालन करते रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करते रहेंगे? संचालन करते रहेंगे। यानी कि अब से 20 साल 1773 से हम 20 साल आगे चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1793 में, यानी कि 1793 में फिर अधिनियम आया होगा। उसके बाद फिर 1813 20 साल बाद, फिर 20 साल बाद 1833, और उसके फिर 20 साल बाद 1853। ठीक है, यहां तक क्लियर भैया? यहां तक कोई दिक्कत? 1853 तक ये कार्यक्रम चलता रहा, और 1853 के बाद क्या हुआ? 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया। क्या हो गया? सिपाही विद्रोह। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये भी कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1857 पे आ जाते हैं अब हम। 1857 में क्या हुआ? 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। क्या हो गया? सिपाही विद्रोह। ठीक, जब सिपाही विद्रोह हो गया तो इसके बाद क्या हुआ? 1858 में, यानी कि इसके एक साल बाद, सिपाही विद्रोह के एक साल बाद 1858 में महारानी की उद्घोषणा आई। क्या आई? महारानी ने उद्घोषणा की। महारानी ने उद्घोषणा की। अब क्या उद्घोषणा की थी महारानी ने? महारानी ने उद्घोषणा यह की थी कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया है। क्या उद्घोषणा थी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। महारानी की इस उद्घोषणा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी या जो शासन कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और यहीं से क्या हुआ? जब शासन को समाप्त कर दिया तो यहीं से जो भारत था हमारा वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। यानी कि 1858 से भारत जो था आपका किसके अंतर्गत आ गया? भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, यानी कि सम्राट के शासन के अंतर्गत आ गया। यहां तक जो था वो कंपनी का शासन रहा, और 1858 में महारानी की उद्घोषणा के बाद क्या हुआ? जो भारत था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जो महारानी ने 1858 में उद्घोषणा की थी, इस उद्घोषणा को पढ़ा किसने था? उस टाइम पे गवर्नर था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इस उद्घोषणा को इलाहाबाद में पढ़ा था। कहां पढ़ा था? इलाहाबाद में इस उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है भाई, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? यहां तक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया इस महारानी की उद्घोषणा के बाद। इसके बाद क्या होता है? अब भारत हमारा किसके अंतर्गत आ गया? अब भारत हमारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत कब से कब तक रहा था? तो 1858 से 1947 तक भारत आपका ब्रिटिश सम्राट शासन के अंतर्गत रहा, या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा। ठीक, यानी कि आप इसका संचालन कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट करेंगे, या ब्रिटिश क्राउन का जो भी राजा वगैरह होगा वहां का भारत में उसका शासन रहेगा। अब क्या किया? अब जो महारानी थी उन्होंने भारत के मामले, अब भाई भारत में पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही, तो उनकी हेडेक थी कि वो मामले क्या मामले चल रहे हैं, क्या उनको देखना है, क्या व्यवस्था करनी है।
अब जब कंपनी का शासन खत्म हो गया, यहां समाप्त हो गया, तो जो महारानी थी इंग्लैंड की, इन्होंने क्या किया, भारत के मामलों की देखरेख के लिए, भारत के मामलों की देखरेख के लिए, देखरेख हेतु किसकी नियुक्ति की, एक व्यक्ति की नियुक्ति की, जिसे क्या कहा गया, वायसराय। वायसराय यानी कि 1858 में भारत के मामले देखने के लिए महारानी ने जिसकी नियुक्ति की थी उसको हम कहते हैं वायसराय। अब क्या हुआ, इसकी हेल्प करने के लिए, यानी कि वायसराय अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था भाई सारा काम, तो इसकी मदद करने के लिए क्या करा गया, एक समूह बनाया गया जिसे क्या कहा गया, वायसराय कार्यकारिणी परिषद। ठीक, तो वायसराय कार्यकारिणी परिषद किसके लिए बनाई गई थी, जो वायसराय बना था इसकी मदद के लिए वायसराय कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी। ठीक है, अब वायसराय भी खुले में थोड़ी ना घूमता भाई, इसकी भी निगरानी करनी थी, तो इस वायसराय की निगरानी करने के लिए, इस वायसराय की निगरानी करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई, भारत सचिव की। किसकी नियुक्ति की गई थी, भारत सचिव की। अब भारत सचिव की भी क्या, इसकी भी मदद करने के लिए, तो इसकी मदद करने के लिए एक समूह बनाया गया था जिसे हम कहते हैं भारत परिषद। क्या कहते हैं, भारत परिषद। समझ में आया भाई यहां तक। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, जो भारत था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। अब महारानी ने, अब मामले कौन देखेगा उसके, भाई ब्रिटिश सर ही देखेंगे। तो महारानी ने क्या किया, भारत के मामलों की देखरेख करने के लिए वायसराय की नियुक्ति कर दी, और वायसराय की नियुक्ति करने के बाद इसकी सहायता करने के लिए वायसराय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। ठीक, अब वायसराय पे निगरानी रखने के लिए क्या किया गया, अब वायसराय को गलत काम ना कर दे, इसकी निगरानी रखने के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई, और भारत सचिव की सहायता करने के लिए भारत परिषद बनाई गई। ये भी एक समूह था और ये भी एक समूह था, किसकी मदद करने के लिए, वायसराय कार्यकारिणी जो थी वो वायसराय की मदद करने हेतु, और भारत परिषद जो थी वो भारत सचिव की मदद करने के लिए बना दी गई। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको भाई। ठीक, तो यहां तक हमारा क्या हुआ, जो भारत का संवैधानिक स्ट्रक्चर था वो हमने यहां तक कवर कर लिया। ठीक, अब इसके बाद जो एक्ट हैं, ये तो हमने कहा क्या लाने के लिए किया हमने, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो लाने के लिए हमने इतना पढ़ा। अभी हमारा मेन फोकस क्लियर हो गया। इसके बाद जो था कंपनी का शासन जो हमारा रहा, कब से कब तक, 1773 से 1858 तक जो हमारा कंपनी का शासन रहा था, यानी कि 1773 से लेकर 1858 तक जितने भी एक्ट आए, जितना भी काम हुआ, कंपनी ने जो जो काम किया, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहीं से हमारी कल जो हमारी वीडियो की शुरुआत होगी वो हमारी होगी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कल हम पढ़ना शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक दिन में एक या दो एक्ट हम करने वाले हैं, एक या दो एक्ट करेंगे, तो इसमें हमको क्या रहेगा कि हमारी 15-20 मिनट की वीडियो होगी, हम आराम से रिवाइज कर लेंगे उसको, और बहुत अच्छे तरीके से हम एक एक एक्ट पढ़ने वाले हैं। कोई भी चीज जिसमें ऐसी नहीं है जो छूट जाएगी, लेके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से कब क्या क्या हुआ, कितने सदस्य आए, कितने नहीं आए, हम सारी चीज इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।